अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने माक़बल वाले असबाक में क्लास 12th के उर्दू जो है यानी कहकशां हिस्सा दोम, उसमें पहला चैप्टर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों के दरमियान उन्हीं का लिखा हुआ, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब का लिखा हुआ एक खाका आपके दरमियान हाजिर है, जो जिसका मौजू ये है कि नज़ीर अहमद की कहानी। ये दर हकीकत ये जो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह साहब की एक खाका है जो आपकी किताब के अंदर बयान किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन बच्चों तक शेयर कर दें जो इसका मुतालिब है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी लिखा हुआ है। मैं और मियाँ दानी 11:30 बजे मदरसे से आए, खाना वाना खाया, सबक का मुताला किया और 1 बजे निकल खड़े हुए। यानी क्या कहते हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब कहते हैं, मैं सबसे पहले आपको एक और बात यहाँ पे रोक कर बता देना चाहता हूँ कि आप शुरू से आखिर तक बने रहें। आपको ये सबक इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि बिल्कुल ये सबक आपके दरमियान एक आसान सा मालूम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहते हैं कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह साहब में से मुराद कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह साहब हैं। वो बयान करते हैं कि मैं और मियाँ दानी 11:30 बजे मदरसे से आए, खाना वाना यानी खाना पीना खाए, सबक का मुताला किया और 1 बजे निकल खड़े हुए। मकान का पता पूछते पछताते 1:30 में 5 मिनट थे कि मौलवी साहब के दरवाजे पे जा धमके। यानी कहते हैं कि मकान का पता पूछा और मकान का पता पूछने के बाद हमने मौलवी साहब के दरवाजे पे जा धमके, यानी मौलवी साहब के दरवाजे पर हम लोग पहुंच गए। उसके बाद बयान करते हैं आगे। दरवाजे की एक चौकी पर मैं और दूसरी पर मियाँ दानी डट गए, यानी कि एक चौकी पर ये बैठ गए यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह साहब बैठ गए और दूसरी चौकी पर जो मियाँ दानी साहब जो थे इनके साथ में जो पढ़ने के लिए गए थे डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब के पास, वो दूसरी चौकी पर बैठ गए। सामने ही कमरा था, चमारी रस्सी हाथ में लिए ऊँग रही थी, कभी कभी रस्सी को एक आधा झटका दे देती थी। कमरे के अंदर मौलवी साहब थे लेकिन दरवाज़ा बंद था इसलिए दिखाई न देते थे, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में। आगे कहते हैं कि अब ये ख्याल हुआ कि मौलवी साहब ही का मकान है या किसी दूसरे का, अंदर जनाना तो नहीं है। मतलब ये था कि वो लोग पहली बार वहाँ पे वो गए थे, पहली बार वहाँ पे पहुँचे थे, इस वजह से इस तरह का वहम उन लोगों के दिलो दिमाग के अंदर चल रहा था, ठीक है ना। अंदर जनाना तो नहीं है, मतलब औरत तो नहीं है। जनाना का मतलब क्या होता है? औरत तो नहीं है। गर्ज इस शसो पंज में थे कि मौलवी साहब के कमरे के घंटे ने टन से 1:30 बजाया। हम दोनों उठे और दबे पाँवों चोरों की तरह अंदर दाखिल हो गए। यानी कहते हैं कि जिस तरह से वो अलार्म लगाए हुए थे कि उनकी घड़ी के अंदर क्या हुआ कि जैसे 1:30 बजा और नज़ीर अहमद साहब अपने दरवाजे खोलते हैं, उसके बाद ये दोनों अंदर दाखिल हो गए। घर में सन्नाटा था। क्या था बाबू? घर में सन्नाटा था। एक मिनट रुक जाइए। घर में सन्नाटा था। चमारी ने सर भी उठा कर न देखा कि कौन जा रहे हैं। समझ में आ रही बात है। उसके बाद कहते हैं कमरे का एक दरवाज़ा खुला था, उसमें गर्दन डाल कर झाँका। चूँकि रोशनी से अंधेरे में आए थे इसलिए कुछ दिखाई न दिया था। जाहिर सी बात है कि जब आदमी रोशनी से अंधेरा में आता है, ख़ास तौर से धूप की रोशनी से, तो उसे कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती है। अंदर से किसी ने डांट कर कहा, कौन है? इस आवाज़ को पहचान कर हम तो संभल गए, मगर बीच चमारी उछल पड़ी और बेख्तियार उनके मुंह से गुंबद की आवाज़ की तरह निकला, कौन है? मैंने कहा कि मैं और दानी, ठीक है ना, यानी मियाँ दानी साहब थे। मौलवी साहब ने कहा कि आओ बेटा अंदर आओ। मौलवी साहब फ़ौरन पलंग पर उठ बैठे और तहम्मद को संभालते हुए नीचे उतर आए। पूछा, क्या पढ़ते हो? हमने किताब पेश की। थोड़ी देर तक उलट पलट कर देखते रहे। उसके बाद कहा, भाई एक किताब मेरे लिए भी लेते आना। क्या कह रही है? एक किताब मेरे लिए भी लेते आना। हमने अपनी एक किताब उनको दे दी और दूसरी से दोनों ने मिलकर काम निकाला। यानी कि एक किताब उनको दे दी और दूसरी जो किताब थी उससे ये दोनों काम चलाए। कब पढ़ाया और किस तरह पढ़ाया इसका मैं आइंदा जिक्र करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है
کہ जब पढ़ कर उठे तो सब कुछ याद था मगर दिमाग पर किसी किस्म का बार न था, यानी बोझ न था। खुशी खुशी घर आए, चलो अल्लाह दे दे और बंदा ले ले। यानी ये लोग अपनी कहानी को बयान कर रहे हैं, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब और उसके बाद मियाँ दानी साहब। ये खाका पेश कर रहे हैं कि डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब के पास जो पढ़ने के लिए गए थे तो किस तरह के हालात से इनको दो चार होना पड़ा, कौन कौन सी हालात इनके सामने दरपेश आए। जाहिर सी बात है, आप आगे पूरी किताब पढ़िएगा तो आपको उससे पता चलेगा कि एक उस्ताद और टीचर के दरमियान का रिश्ता किस तरह का होता है, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि हमने भी कॉलेज में मौलवी साहब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए, यहाँ तक कि आवाज़ हिंदू कॉलेज के तलबा के कान तक पहुँची। वहाँ के एक तालिब इल्म मिस्टर रज़ा के दिल में गुदगुदी उठी। वो आए, हमसे मिले और कहा भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मौलवी साहब इनकार तो न करेंगे। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब बच्चे पढ़ कर जाते हैं तो अपने इर्द गिर्द अपने आसपास के बच्चों को भी बताते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई इस तरह से हो रही है, ठीक है ना। तो वो लोग कहते हैं कि कॉलेज के अंदर मौलवी साहब की तारीफ़ों के लोग पुल बांध दिए। तो हिंदू कॉलेज के जो लड़के थे, तलबा थे, ख़ास तौर से मिस्टर रज़ा साहब थे, उनके दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि हम भी मौलवी साहब से पढ़ाई करेंगे। मौलवी साहब इनकार तो ना करेंगे। हमने कहा चलो और ज़रूर चलो, मौलवी साहब का क्या बिगड़ता है, 2 को ना पढ़ाया 3 को पढ़ाया। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मौलवी साहब से पूछ लो। हमने कहा कि यार चलो भी, अगर उन्होंने कुछ कहा तो हमारा ज़िम्मा। ये लोग कहते हैं, और मिस्टर रज़ा साहब कहते हैं कि पहले तुम क्या करो, उनसे पूछ लो कि हमें पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो ये लोग कहते हैं, यानी मियाँ दानी साहब और फ़रतुल्लाह बेग साहब कहते हैं कि चलो 2 या 3 को, 2 को पढ़ाए या 3 को पढ़ाए, बात तो वही है, ठीक है ना। चलो अगर वो कुछ कहते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। वो राज़ी ना हुए और यही कहा कि पहले पूछ लो। इस अरसे में हमारी हिम्मत मौलवी साहब के सामने बहुत बढ़ गई थी। दूसरे दिन जाते ही रज़ा का जिक्र किया, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जब बच्चे आना जाना शुरू कर देते हैं तो आमतन ये फितरी बात है कि उस्ताद से वो क्या कहते हैं, अपने उस्ताद को कोई भी बातें बोलने में वो बिला झिझक वो बोल ही देते हैं। उसी के यहाँ पे कहते हैं कि इस अरसे में हमारी हिम्मत मौलवी साहब के सामने बढ़ गई थी। दूसरे दिन जाते ही रज़ा का जिक्र किया। उन्होंने कहा लेते क्यों ना आए। हमने कहा कि वो ज़रा शर्मीले हैं, बगैर इजाज़त आना नहीं चाहते, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं कि वो ज़रा शर्मीले हैं, बगैर इजाज़त आना भी नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि तालिब इल्म शर्मिला हुआ और डूबा। यानी कहते हैं कि तालिब इल्म अगर शर्मिला हो तो समझिए कि वो डूब गया, वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, वो कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा। खैर कल ज़रूर साथ लाना, ज़रा उनका भी रंग देख लूँ। शाम को वापसी के वक्त जाते जाते फराश खाने में हमने रज़ा को मौलवी साहब का इजाज़तनामा पहुँचा दिया और कह दिया कि भाई पूरे 1:30 बजे पहुँच जाना, वरना अंदर घुसना न मिलेगा। मतलब ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब ने जब उनको कह दिया था कि आप लोग लेते आइएगा उनको, तो जब ये लोग वहाँ से पढ़ कर वापस गए तो फिर मिस्टर रज़ा को कह दिए कि तुम्हारे बारे में हमने मौलवी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि लेते आना, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और इस तरह से मियाँ दानी साहब और क्या कहते हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब उनको समय भी बता दिया कि इतने वक्त पर ही पहुँच जाना, वक्त से अगर तुम थोड़ा सा भी लेट करोगे तो फिर जाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरे दिन जो हम पहुँचे तो वो पहले ही से दरवाजे पे ढाई दिए बैठे थे। मतलब ये कि वो दरवाजे पे पहुँच चुके थे। ठीक 1:30 बजे हम अंदर दाखिल हुए। क्या कहते हैं, 1:30 बजे हम अंदर दाखिल हुए। मौलवी साहब हमको देखते ही पलंग पर उठ बैठे और कहा लाओ किताब। हमने किताब ताक पर से उतार उनके हाथ में दी और वो किताब लेते लेते नीचे आ बैठे और कहा अच्छा ये है मियाँ रज़ा साहब। बेचारे रज़ा ने गर्दन झुका कर कहा जी हाँ। मौलवी साहब ने कहा अच्छा भाई शुरू करो। यानी कि जब वहाँ पे क्लास में हाजिर हो गए तो वो कहते हैं कि किताब लाओ। किताब ताक पर से उतार के जब उनके हाथ में दे दी गई तो कहते हैं कि अच्छा ये है मियाँ रज़ा साहब। तो कहते हैं कि हाँ जी हाँ मैं ही हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद उस्ताद का हुक्म होता है कि चलो किताब शुरू करो, ठीक है ना। आगे कहते हैं कि हमारे पढ़ने का यह तरीका था कि एक रोज़ मैं पढ़ता था, दूसरे रोज़ मियाँ दानी साहब। यानी कि
पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका ये था इन लोगों के दरमियान कि पहले ये इबारत पढ़ते थे और अपने उस्ताद को सुनाते थे, उसके बाद उस्ताद उसका मतलब और उसका तर्जमा करके समझाते थे, ठीक है ना। तो वही करें, हमारे पढ़ने का ये तरीका था कि एक रोज़ मैं पढ़ता था, दूसरे रोज़ मियाँ दानिश। अब उसको हमारी शरारत कहो या महज इत्तिफाक, यानी ये लोग कहते हैं कि आप इसको शरारत कहिए या महज इत्तिफाक कहिए कि एक दिन हम पढ़े और एक दिन वो पढ़े, ठीक है ना। हम दोनों चुपके बैठे रहे। जब इस खामोशी ने तूल खींचा तो मौलवी साहब ने कहा कि अरे भाई, आज तुम पढ़ते क्यों नहीं, यानी कि गोया कि ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि ये लोग क्या करते थे, बारी लगा लिए थे, एक दिन हम पढ़ेंगे और एक दिन तुम पढ़ना, ठीक है ना। उसके बाद जब ये लोग वहाँ पे सबक मियाँ साहब के पास, यानी मियाँ साहब और मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग साहब जब क्लास में पहुंचते हैं तो इन दोनों की बारी तो ख़त्म हो गई थी। अब ये तीसरे शख्स थे मिस्टर रज़ा साहब, तो ये दोनों चुपके बैठे रहे। इन दोनों का इशारा ये था कि मिस्टर रज़ा साहब जो आए हैं वो पढ़कर सुनाएं, लेकिन हुआ ऐसा कुछ कि जब सारे लोग खामोशी से बैठे रहे तो मौलवी साहब ने कहा कि अरे भाई, आज तुम पढ़ते क्यों नहीं, क्या मुंह में घुगनियाँ भर कर आए हो? अच्छा मियाँ रज़ा तुम ही शुरू करो। क्या कहते हैं वो, अच्छा मियाँ रज़ा तुम ही शुरू करो। रज़ा ने सफ़ा पूछा और पढ़ना शुरू किया। क्या कहते हैं, रज़ा ने सफ़ा पूछा और पढ़ना शुरू किया। अगर एराब की गलतियाँ मुझसे कम की तो नज़म को नसर मियाँ दानी से ज़्यादा बना दिया। यानी कि देखिए, इसके अंदर ये बताना शुरू करते हैं कि जब ये दोनों साहब जब चुप रहे तो इनको हुक्म हुआ, यानी मिस्टर रज़ा साहब को हुक्म हुआ कि आप ही पढ़ के सुनाइए ना, आप ही पढ़िए इबारत, ठीक है ना। तो ये शुरू कर दिए, सफ़ा पूछे और उसके बाद शुरू कर दिए। आए कहते एक आधा शेर तक मौलवी साहब चुपके सुनते रहे। उसके बाद कहने लगे, वाह भाई वाह वाह, हमको भी अजीब नमूने शागिर्द मिले हैं। मियाँ रज़ा, अगर हम तुमको एक नेक सलाह दे तो मानोगे? रज़ा ने नहायत शर्मीली आवाज़ में गर्दन झुका कर कहा, बसर चश्म। यानी ये कहने का मतलब ये होता है कि यानी कि बेला झिझक मैं आपकी बात को, अपना सर झुकाकर मैं आपकी बात को मान लूँगा, ठीक है ना। आपकी बात सर आँखों पे, उसी को कहते बसर चश्मी, यानी ये कि आपकी बात सर आँखों पे। मौलवी साहब ने कहा कि देखो, अपने वादे से फिर न जाना। उन्होंने कहा जी नहीं। मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा, तो मेरी सलाह ये है कि कल से तुम मेरे यहाँ न आना। क्या कहते हैं, कल से तुम मेरे यहाँ ना आना। ये सुनकर वो बेचारे कुछ पसमुर्दा से हो गए। मौलवी साहब ने कहा कि भाई रज़ा, मैं नहीं कहता कि मेरे यहाँ आना ही छोड़ दो, मैं तुमको भी ज़रूर पढ़ाऊँगा, मगर तुम 10-15 रोज़ शाम के वक्त काली जान के यहाँ तालीम में हो आया करो। क्या कहते हैं कि ये कहते हैं मतलब ये इबारत की गलती इतना करते थे। जब आप पढ़िएगा ना अरबी की किताबों को और उसी तरह से अदब की किताबों को पढ़िएगा तो उसके अंदर इबारत खानी, इबारत पढ़ने का तरीका बिल्कुल ज़रूरी है। तो उसके अंदर नौ सर्फ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये लोग इसमें कमज़ोर थे, जिसके वजह से इनको इबारत का पता नहीं चलता था कि कौन सी जगह पर कौन सा एराब लगने वाला है, ठीक है ना। तो वही कहते हैं जब इन्होंने, यानी मिस्टर रज़ा साहब ने जब इबारत पढ़ा तो उसके अंदर बहुत सारी गलतियां कर बैठे, जिसके वजह से मौलवी साहब कहते हैं कि तुम एक मेरी बात मानो कि कल से तुम मेरे पास मत आना। और एक शख्स के बारे में कहा इन्होंने कि तुम उनके पास चले जाओ और कुछ दिन वहाँ पे तुम तालीम हासिल करो। जब तुम्हारी इबारत फहमी अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद तुम मेरे पास पढ़ने आना, ठीक है ना। इतने दिनों के आने जाने में तुम्हारे कानों को नज़म और नसर का फ़र्क मालूम होने लगेगा। यानी कहते हैं कि काली जान के यहाँ तुम तालीम हासिल करो और जब तुम वहाँ पे जाओगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें क्या है, किसके अंदर कौन नज़म है और कौन नसर है और किसके ऊपर कौन सा एराब होना चाहिए, ठीक है ना। भाई, मुझसे तो शेर के गले पर छुरी फेरते देखा नहीं जाता। यानी कहते हैं कि जाहिर सी बात है, शेर वगैरह जो होता है ना तो उसके अंदर इबारत अगर आपको एराब के बारे में पता ना हो ना तो जाहिर सी बात है आप गलती कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये यकीनी है कि वो गलती हो ही जाएगी जब इबारत खानी की और इबारत फहमी की सलाहियत नहीं होगी। तो उसी को कहते हैं शेरों के गले पर छुरी फेरते नहीं देखता नहीं जाता। बेचारे मुतनब्बी को क्या खबर थी कि बता शौक की गली में नज़ीर अहमद के कमरे में इसके अशार मौलवी रज़ा साहब इस तरह हलाल करेंगे, ठीक है ना। बेचारे रज़ा के सर पर घड़ों पानी पड़ गया। खुदा खुदा करके सबक ख़त्म हुआ और हम सब रुखसत हुए। रास्ते में हमने उनको बहुत बनाया, दूसरे दोस्त से वो ऐसे गायब हुए कि फिर शक्ल ना दिखाई। यानी कि कहते हैं मौलवी साहब कहते हैं कि भाई तुम ये एक काम करो कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम क्या करो, शेर के गलों पर छुरी फेरते रहो और मैं देखते रहूं। चूँकि मुतनब्बी जो एक बहुत बड़ा शायर है, ठीक है ना, तो इनको
इनके बारे में ये मुखातब होकर कहते हैं कि मुतनब्बी जो इतना बड़ा शायर जो था, उसको क्या खबर है कि नज़ीर अहमद की गली में, नज़ीर अहमद के कमरे में इस तरह से उनके अशार पर क्या होंगे, गले पे अशार के गले पे छुरी फेरी जाएगी, ठीक है ना। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि मिस्टर रज़ा की हया का हाल तो सुन चुके, अब हमारी बेहयाई की दास्तान सुनिए। यानी कि मिस्टर रज़ा साहब जो थे, जब मौलवी साहब जब उनको बोले तो वो इस तरह से गायब हुए कि फिर दोबारा वो दिखाई भी नहीं दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहते हैं यानी कि मिर्ज़ा फरदुल्लाह बेग साहब कहते हैं कि भाई यहाँ तक तो ये उनकी बातें थी, अब मेरी बातें भी आप लोग सुन लीजिए। क्या है, मिस्टर रज़ा की हया का हाल तो सुन चुके, अब हमारी बेहयाई की दास्तान सुनिए। मेरी सरफ़ो नौ बहुत कमज़ोर थी, यानी कहते हैं कि मेरी सरफ़ो नौ बहुत कमज़ोर थी, और कमज़ोर क्यों ना होती, शुरू किए हुए कई दिन हुए थे। यानी कि जाहिर सी बात है, जब भी आदमी कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर पढ़ता है, काफ़ी दिनों तक वो उसको छोड़ दे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है, ठीक है ना। एराब में हमेशा गलती करता था, नसर को तो संभाल लेता था मगर नज़म में दिक्कत पड़ती थी। शेर खुद भी कहता था दूसरों के हज़ारों शेर याद थे, इसलिए शेर को तक़तीर से गिरने न देता था। मियाँ दानी की हालत इसके बिल्कुल बरअक्स थी, ठीक है ना। वो एराब की गलती न करते थे मगर शेर को नसर कर देते थे। सख्ते को क्या झटके पड़ जाते थे। मौलवी साहब हम दोनों के पढ़ने से बहुत जिस बीस होते थे, ठीक है ना। यानी कि ये कह रहे हैं कि हम लोग की हालत ये थी कि क्या कहते हैं, मियाँ दानी साहब जो थे वो नज़म को नसर कर देते थे, और इस तरह से वो बहुत से नज़म के अंदर भी फ़र्क नहीं कर देते थे कौन सा नज़म है और कौन सा नसर है। और मेरी हालत ये थी कि 9 सफ़ा हमारा कमज़ोर था, इसलिए नज़म के अंदर भी हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, ठीक है ना। 9 सर्फ कमज़ोर होने की वजह से नज़म के अंदर बहुत सारा दिक्कत का सामना हमको करना पड़ता था। तो जब इस तरह से हम दोनों की हालत थी, तो मौलवी साहब जो थे, जब हम दोनों को पढ़ते हुए देखते तो जिस बीस होते, यानी क्या होते, चिड़चिड़ापन उनके अंदर होता था, चिड़चिड़ापन होता था, ठीक है ना। ये नहीं वो उकताते थे, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पर खुद कहते हैं, एक दिन ये हुआ कि मेरे पढ़ने की बारी थी। कौन कह रहे हैं, यानी मिर्ज़ा फरदुल्लाह बेग साहब कहते हैं, एक दिन ये हुआ कि मेरे पढ़ने की बारी थी, मैंने एक शेर पढ़ा, मालूम नहीं कहाँ के एराब कहाँ लगा गया, ठीक है ना। यानी कि जाहिर सी बात है, जब एराब के बारे में पता नहीं रहेगा ना, तो आदमी एराब को कहीं भी डाल सकता है, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सी जगह पर कौन सा एराब आना चाहिए, कौन सी जगह पर कौन सा एराब सही है। मौलवी साहब ने कहा मैं क्या पढ़ा, मैं समझा कि एराब में कहीं गलती ज़रूर हुई होगी, ठीक है ना। चूँकि जाहिर सी बात है, ये एराब के अंदर इनकी गलती होती थी, इसलिए मौलवी साहब ने कहा कि तुमने क्या पढ़ा, तो ये समझ बैठे कि एराब के अंदर हमारी गलती हुई होगी। तमाम एराब बदल कर शेर मौजू कर दिया। यानी जब उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या पढ़े हो, तो ये खुद ब खुद अपने से समझ गए, चूँकि एराब की गलती इनसे ज़्यादा होती थी, तो ये समझ गया कि हाँ जाहिर सी बात है, जब हमसे एराब की गलती होती है तो इसमें हमारी एराब की ही कोई गलती वाक़ई हुई होगी। तो अस्सीरनौ क्या करते हैं, तमाम एराबी को बदल कर शेर को दूसरे अंदाज में डाल दिए, ठीक। उन्होंने फिर बड़े ज़ोर से हूँ कि हमने फिर एराब बदल दिए, यानी फिर ये एराब बदल दिए। यानी होता है ना, एराब 3 तरह के होते हैं ना, ज़बर ज़ेर पेश, तो ये एराब बार बार एराब बदल दे रहे थे। इससे उनको गुस्सा आ गया। कहा दानी तुम तो पढ़ो, क्या कहते हैं, कहा दानी तुम तो पढ़ो। उन्होंने शेर का गला ही घोट दिया, खासे भले चंगे शेर को नसरे बना दिया। अब क्या था, मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री पर चढ़ गया। किताब उठाकर जो फेंकी तो कमरे से गुजर दालान में होती हुई सेहन में पहुंची और निहायत गुस्सैली आवाज़ में कहा, निकल जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ, न तुम मुझसे पढ़ने के काबिल हो और न मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक। दानी ने मेरी तरफ देखा, मैंने दानी की तरफ देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में कहा, चलो। मैंने आंखों ही आंखों में जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। उन्होंने उठने का इरादा किया, मैंने उनका जानू दबा दिया। मौलवी साहब की हालत थी कि शेर की तरह बिफिर रहे थे, ठीक है ना, यानी गरज रहे थे। तो ये मतलब इसके अंदर ये लोग बताते हैं मियाँ दानी साहब की हालात को, और इसके बाद क्या कहते हैं, मिर्ज़ा फरदुल्लाह साहब बेग की हालात को यहाँ पे बयान किया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमारी हालत उस वक्त ये हो गई थी कि जब हम लोगों ने गलत पढ़ना शुरू किया, तो हमारे उस्ताद यानी मौलवी साहब जो थे, वो इस तरह से गुस्सा हुए कि उन्होंने क्या कर दें, किताब को कमरे से बाहर सेहन में फेंक दिया, ठीक है ना।
और गुस्सीले आवाज़ में गुस्सा में आकर बोले कि तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ, ना मैं तुमको पढ़ाने के लायक हूँ, ना तुम मेरे पढ़ने के, ना तुम लोग मुझसे पढ़ने के लायक हो, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं दानी साहब ने कहते हैं कि मिर्ज़ा फरदुल्लाह बेग साहब कहते हैं कि मियाँ दानी ने मेरे तरफ देखा और देखने के बाद कहते हैं कि चलो, यानी उठने के वो करीब भी हुए, आंखों में वो इशारे में बातें कर रहे थे कि अब चला जाए, यानी मियाँ दानी साहब कह रहे हैं कि कहने लगे मिर्ज़ा फरदुल्लाह बेग साहब से कि अब हम इनके पास से चले, चूँकि गुस्सा में आ गए और हमको कह भी रहे जाने के लिए, तो अब हमें चलना मुनासिब है, हमें चलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लोग कहते हैं कि मिर्ज़ा फरदुल्लाह बेग साहब जो थे वो कहते हैं कि नहीं, जाना नहीं है, बल्कि क्या यहीं पर बैठे रहेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, आखिर जब देखा कि ये लौंडे टस से बस नहीं होते तो कहने लगे अब जाते हो या नहीं। मैंने कहा मौलवी साहब जब तक कोई धक्के देकर न निकालेगा उस वक्त तक हम तो जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। यानी कहते हैं कि जब तक कोई आदमी हमको धक्का देकर न निकाले तब तक हम जाने वाले नहीं है। बिलफर्ज अगर को हम चले भी जाते हैं तो फिर हम अभी फिर आ जाएंगे, यानी भगा दीजिएगा फिर आ जाएंगे, यानी धक्का दे के भगाइएगा फिर हम आ जाएंगे। मौलवी साहब ने जो ये बेहयाई देखी तो ज़रा नरम हुए, कहने लगे अच्छा नहीं जाते हो तो न जाओ, मगर मैं एक हर्फ तुमको न पढ़ाऊँगा। क्या कहते हैं कि अगर तुमको नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन हम भी मैं भी कह रहा हूँ कि तुमको एक हर्फ भी नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने कहा न पढ़ाइए, मगर बगैर पढ़े हम यहाँ से न टलेंगे। कहने लगे बेटा इस वक्त मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। यानी कि ये लोग कहते हैं, यानी फरदुल्लाह बेग साहब बयान करते हैं कि जब उन्होंने कहा कि हम आप तुम लोगों को एक हर्फ भी नहीं पढ़ाएंगे, तो कहते हैं कि ठीक है, भले आप मत पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना है कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात आप भी याद रखिए कि बिना पढ़े हुए हम लोग यहाँ से जाने वाले भी नहीं हैं। तो उस तरह से ये लोग अपने उस्ताद से कहते हैं। फिर वो बोलते हैं, उज़्र पेश करते हैं, बेटा इस वक्त मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अब चले जाओ, कल आ जाना। दानी ने सच जाना। दानी ने क्या समझा, मियाँ दानी साहब जो थे वो समझ लिए कि सच बात है, कि लगता है कि आज मौलवी साहब की तबीयत ख़राब है। मैं समझा कि उस वक्त उठे और मौलवी साहब हाथ से गए। दानी उठ खड़े हुए, मैंने पकड़ कर उनको बैठा लिया। यानी कि फरदुल्लाह बेग साहब कहते हैं कि मियाँ दानी साहब जो थे ना वो उठ खड़े हुए, इस बात को सुनकर तो मैंने क्या किया, उनको पकड़ कर बैठा लिया। मौलवी साहब ये तमाशा देखते रहे। मैंने कहा कि मौलवी साहब पढ़ेंगे तो आज पढ़ेंगे, और आज पढ़ेंगे तो इस वक्त पढ़ेंगे। पढ़ाना है तो पढ़ाइए, वरना हमें यहाँ से न जाना है न जाएंगे। यानी कि वो कहते हैं कि मौलवी साहब से ये कहते हैं, फरदुल्लाह बेग साहब कहते हैं कि पढ़ाना है तो पढ़ाइए, और नहीं पढ़ाइएगा तो आज हम लोग यहाँ से जाने वाले भी नहीं है। यानी कि उनका कहने का यही अर्थ था कि बिना पढ़े हुए आज हम लोग यहाँ से हिलने वाले भी नहीं है। आखिरकार हम जीते और मौलवी साहब हारे। कहने लगे खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। शागिर्द क्या हुए, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, यानी दुआई जुमला भी दी है कि खुदा महफूज रखे तुम जैसा शागिर्द भी किसी के ना होंगे। शागिर्द क्या हुए, आगे देखते हैं। उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई मैं हारा, अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ो, देखे कौन सा दिन होता है कि मेरा तुमसे छुटकारा होता है। यानी ये लोग कहते हैं कि जब ये ज़िद किए और बहुत ज़्यादा ज़िद किए तो उस्ताद साहब मान गए, और मानने के बाद वो कहते हैं कि एक काम करो कि तुम लोग किताब उठा कर लाओ, अब हम पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और हम भी देखते हैं कि किस दिन तुम लोगों से मेरा छुटकारा मिलता है। मैं जाकर सिहन में से किताब उठा लाया, और मौलवी साहब जैसे थे वैसे के वैसे हो गए। कहा करते थे कि अगर इस दिन तुम चले जाते तो मेरे घर में घुसना नसीब न होता। यानी कि क्या कहते हैं कि मौलवी साहब खुद बयान करते हैं कि तुम लोग अगर आज मेरे भगाने से चले जाते ना तो फिर तुम्हें मेरे घर में घुसना नसीब तक नहीं होता। लेकिन अफसोस है आजकल के स्टूडेंट और आजकल के पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर कि वो उस्ताद ही को गाली देना शुरू कर देते हैं और उस्ताद ही को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर जब नाकामी का सामना करना पड़ता है, जब वो नाकाम होते हैं तो फिर वो अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं और आत्महत्या करने की वो कोशिश करते हैं, और अपनी नसीबी पर होते हैं और अपने मालिक को गाली देते हैं कि सारी मुसीबतें और इस तरह की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं ये मेरे मालिक ने मेरी ही ज़िंदगी में डाल दिया। लेकिन दर हकीकत अगर इंसान अपनी ज़िंदगी का
मुहासबा करेगा, अपनी ज़िंदगी के बारे में खंगालेगा ना, तो उसको पता चलेगा कि हमारे ऊपर जो भी बातें आती है, जो भी मुसीबतें आती हैं, वो हमारे करतूत ही की सज़ा होती है, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं मिस किए होता है, कहीं ना कहीं वो गलती किए होता है, जिसकी वजह से इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखिए, मैं तुम्हारे शौक़ को आजमाता था मगर तुमने मुझे ही आजमा डाला, खुदा ऐसे शागिर्द सबको नसीब करें। ये बेहयाई नहीं मियाँ, ये शौक़ है। इल्म का जिसको चस्का होता है वो बुरी भली सभी कुछ सुनता है, बशौक़ भाग निकलते हैं और शौकीन उस्ताद को दबा लेते हैं। यानी कि मियाँ साहब कहते हैं कि ये इल्म का शौक़ है, जिसको चस्का होता है वो बुरी भली सारी बातें सुनते हैं और वो अपनी क्या कहते हैं, अपने उस्ताद से वो इल्म हासिल करते हैं, ठीक है ना। और जो बज़ौक़ लड़का होता है, जिसको इल्म का शौक़ नहीं होता है, वो क्या होता है, थोड़ी सी बातों के ऊपर क्या होता है, अपने उस्ताद ही को बुरा भला कहने लगता है और वहाँ से भाग जाता है, ठीक। तो ये रहा डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, जो आपके दरमियान मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने खाका के तौर पर पेश किया है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं, लफ्ज़ और मानी देख लेते हैं। इसको भी आपको याद करके लाना है, इसको पढ़ लेना है और इसको याद करके लाना है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा ताकि फिर क्या हो, इससे आपको जो भी सवालात इसके अंदर से बनाए जाए, जो इसके अंदर से अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। लफ्ज़ शासो पंच के मतलब सोचो, चार अंदेशा, गुम्बद की आवाज़, गुम्बद की गूंज, ढाई देना, जम कर बैठ जाना, मुंह में घुंघनिया, बैठ भर कर बैठना, चुप होकर बैठना, एराब ज़बर ज़ेर पेश की अलामत है। गले पर चूड़ी फिरना, जुल्म होना, मुतनाबी अरबी का एक शायर है, क्या कहते हैं, अरबी का एक शायर है। घड़ो पानी पड़ना, नहा शर्मिंदा होना, बनाना हंसी उड़ाना, क्या कहते हैं, बनाना हंसी उड़ाना। सरफ़ो नहू ग्रामर वो इल्म जिसमें लफ्ज़ों का जोड़ तोड़ और उनके लिए और उनके बोलने बरतने का कायदा बयान किया जाए। तक़दीर टुकड़े टुकड़े करना, शेर के अज्जा को बाहर के औज़ान पर वज़न करना। बरक्स उल्टा सकता, शेर का वज़न पूरा न होना। जिज़बिज़ होना, नाराज़ होना, आँखों आँखों में, इशारों ही इशारों में। जानो जांग रांग, बिफरना जोश में आना, पिंड छुटना, पीछा छुटना, आज़ादी मिलना। चस्का आदत लत, दबा लेना, दबोच लेना, कब्जे में कर लेना है, ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान आज का सबक। फिर हम अगले वाले सबक में मिलेंगे ये सवाल और जवाब के साथ। तो इसी पर रुखसत होते हैं, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगला सबक में। खुदा हाफिज़।